अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लामाबाद में हम आज मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों के केस की समाअत है। ये एक टंग ट्विस्टर सा है वैसे, और लेकिन ये जितने भी इसके हवाले से ट्विस्ट्स दिमाग में चल रहे हैं वो आज क्लियर करेंगे दो सुप्रीम कोर्ट के डिस्टिंग्विश्ड रिपोर्टर्स हु डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, मुतीउल्लाह जान साहब, अदील सरफराज साहब। थैंक यू वेरी मच सर, आप दोनों ने ज्वाइन किया। आज मैं जो समाज जितनी देखी आप ही को देख के जरा उसको समझते हैं कि मामलात अंदर क्या चल रहे हैं। वो एंड पे बड़ी हंसी खुशी थी, मुझे वो याद आ गया कि उसके बाद सब हंसी खुशी रहने लगे या सहने लगे। मामला थोड़ा आज का तो बताया, और किधर को जा रहा है ये केस? बहरहाल हंसी खुशी इसलिए भी ज़रूरी होती है कि ये वकील का आखिरी केस नहीं होता और जज का भी आखिरी केस नहीं होता। हाँ। वकीलों और जजों ने एक दूसरे के साथ ही चलना होता है, या यूं कह ले दोनों ने अपनी हरकतों से बाज नहीं आना होता। और वैसे भी ये लाइव एक चीज़ चल रही है, तो जो समझदार जज और वकील होते हैं वो ये चाहते हैं कि जो भी तलखी हो कम से कम लोगों को ये मैसेज चला जाए कि एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें नॉर्मल हैं और कोई ऐसी पर्सनल ग्रजेस नहीं है। ये और बात है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी सुप्रीम कोर्ट में जो पर्सनल ग्रजेस होती हैं वो बातों में अगर नज़र आ जाए तो इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन वो फैसलों में नज़र आती है हमें। और ये मखसूस नशस्तों का फ़ैसला भी एक ऐसा ही फ़ैसला है जिसके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ने अब नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर रखी है कि इसमें इससे बड़ी पर्सनल ग्रज क्या होगी एक आईनी इदारे की, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, कि 12 जुलाई से फ़ैसला आया हुआ है 2024 से और आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और उस पर अमल दरामद ना करने के लिए फिर जो हुकूमत ने पापड़ बेले, फिर जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई, फिर 26वीं आईनी तरमीम लाई गई, फिर आईनी बेंच बनाया गया और आईनी बेंच में ऐसे जजों को बैठाया गया जिन्होंने 12 जुलाई के फैसले में बैठे ही नहीं थे, जिनको पता ही नहीं है वो फैसला क्यों दिया गया। और अब तकरीबन 7 जजेस ऐसे हैं इस 13 जजों के बेंच के ऊपर कि जो बिल्कुल नए हैं। तो उसके लिए ज़रूरी ये था कि अगर इलेक्शन कमीशन ने नज़रसानी दायर की भी है, मखदूम अली खान हो गए या दूसरे मखसूस नशस्तों वाली जो ख़वातीन हैं जिनको नशस्तें दे दी गई थी और वो फिर ज़ाहिर बात है ख़त्म हो गया, इलेक्शन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको ख़त्म कर दिया, तो उनके वकील मखदूम अली खान कम से कम उस तफसीली फ़ैसले को पढ़ तो लेते कि जो 60-70 सफ़हात का फ़ैसला है। मखदूम साहब तो ज़्यादा बोले भी नहीं है। शायद लग ये रहा था कि उनको ये किसी ने बताया हुआ था कि आपने ये गेंदें करानी है, ऐसी करानी है और इतने जल्दी आपने ओवर ख़त्म करना है क्योंकि मैच तो तय हुआ है। तो मुझे लग ये रहा है, और ये बड़ी ही अफसोसनाक बात है कि मखदूम अली खान जैसा इतना सीनियर बंदा जो है सो करके, चाहे वो जनाब मुशर्रफ के अटॉर्नी जनरल हैं, चाहे माजी में जैसे भी उन्होंने काम किए हैं, लेकिन एक उनका नाम है, एक सीनियर वकील हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने दलाइल को ऐसा मुख्तसर कर दिया कि किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि ये मखदूम अली खान साहब ही हैं कि जो इतने जल्दी में लग रहे हैं, और उन्होंने भी तफसीली फ़ैसला नहीं पढ़ा। तो आज पहली दफ़ा एडवोकेट फैसल सदीकी को आके ये फ़ैसला पढ़ना पड़ा। वो जो जिसके ऊपर नज़रसानी की जा रही है वो फ़ैसला खुलेगा तो उस पर दूसरी नज़र डाली जाएगी ना, नज़रसानी होगी। वो फ़ैसला मखदूम अली खान ने नहीं खोला, एडवोकेट फैसल सदीकी ने खोला। और उस पर भी जो है जस्टिस अमीनुद्दीन खान को एतराज़ हो रहा था। वो कह रहा था कि नहीं, आप जो है ना वो मुतलका जो हिस्से पढ़े और आप आगे चलें, और ये तो पुरानी बातें हो गई। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो फैसला जैसे आज पढ़ा, इससे फ़र्ज़ ये किया जा सकता है कि जज साहिबान ने इससे पहले फैसला पढ़ा भी हो लेकिन अदालत में नहीं पढ़ा गया। जी बिल्कुल। अच्छा, यही है ना बात? बिल्कुल। अच्छा, क्या आज फैसला पढ़े जाने से मुकदमे के इम्कानी आउटकम में कोई फंडामेंटल चेंज आया? जी बिल्कुल। देखें, जो तासुर मखदूम अली खान के दलाइल के दौरान दिया जा रहा था कि जनाब पीटीआई तो फरीक ही नहीं थी, पीटीआई को सीटें मिल गई हैं, फिर तासुर ये दिया जा रहा था कि ये जो मखसूस नशस्तों में जो आइन को रीराइट कर दिया गया है, फिर बहुत सारे ऐसे सवाल उठाए जा रहे थे मखदूम अली खान के दलाइल के दौरान जिनका जवाब उस फैसले में मौजूद है जो आज पढ़ा गया। सही। तो आज ये फैसला पढ़े जाने से बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हुई हैं कि उन बहुत सारे सवालों का जवाब इस फैसले में मौजूद था जिस फैसले के ऊपर अब नज़रसानी की जा रही है। और आज एडवोकेट फैसल सदीकी ने वो पढ़ के बताया, वो 5 असूल जो शुरू के पहले 5 असूल वज़ा किए 12 जुलाई के फैसले में 13 जजों के बेंच ने, वो पढ़ के बताए कि उसमें से एक असूल मिसाल के तौर पे ये था कि ये जो सियासी जमात को इलेक्शन में लड़ने का हक देना है वो कोई सियासी जमात का हक नहीं, वो बेसिकली लोगों का हक है आर्टिकल 17 के तहत, जिनको तंजीम साजी का एक बुनियादी हक है। और तंजीम साजी का बुनियादी हक जो है वो सिर्फ एक शहरी या आम आदमी के लिए नहीं होता, वो उस तंजीम के लिए भी होता है तंजीम साजी का हक जिसको वो शहरी ज्वाइन करते हैं। तो एक तो वो चीज़ क्लैरिटी होगी। दूसरा ये कि जो बल्ले के निशान वाला फैसला था, अगर उसमें बल्ले का निशान किसी पार्टी से लिया भी जाता है तो फिर उसकी बुनियाद पे उस पार्टी को आप उसकी शनाख्त के साथ
इलेक्शन से आउट नहीं कर सकते। वो पार्टी बरकरार रहती है, वो पार्टी को आप इलेक्शन से बाहर नहीं कर सकते, और आप किसी उम्मीदवार को मजबूर नहीं कर सकते कि भाई उस पार्टी का तो निशान छिन गया, अब आप उस पार्टी को अपने एफिडेविट नॉमिनेशन में भी मेंशन नहीं कर सकते। सही। वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया। हाँ। तो ये सारे वो सवाल हैं जो मखदूम अली खान के दलाइल के दौरान पहले रोज उठाए जा रहे थे और तासर दिया जा रहा था कि ये फैसला बड़ा नाकिस है। बदकिस्मती से इस बेंच के जो सरबराह जैसे अमीनुद्दीन खान, उन्होंने ना सिर्फ ये कि ये फैसला पढ़ा है, बल्कि उन्होंने अपना एक इख्तलाफी नोट भी लिखा था इस फैसले के ऊपर, ठीक है। तो उस इख्तलाफी नोट में जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जो उनके साथ नईम अख्तर अफगान थे, उन्होंने बड़ी अजीबोगरीब कुछ बातें की हुई थी। वो जो कहते हैं ना कि कुछ हद से गुजर गए थे और कहा था कि जो एग्जेक्टिव इदारे हैं, अगर वो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला गैर आईनी है तो वो उस पर अमल ही ना करें। अब देखिए ये अख्तियार जो एग्जेक्टिव इदारों को दे दिया गया, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान उसी माइंडसेट के साथ अभी भी बैठे हुए हैं। और जस्टिस नईम अख्तर अफगान तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अब वो चीज़ों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं। मगर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हो गए, जस्टिस मुसरत अली होगी, इनके ऊपर अभी भी अपने माजी के कुछ फैसलों का बोझ है। और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ये भी अब अपने ये जो 12 जुलाई का फैसला है जिसमें इन्होंने अपने हाथ से इमरान खान को 80 से ज़्यादा सीटें दी थी, अब ये उसके ऊपर भी मुझे लगता है पछता रहे हैं। और जस्टिस मुसरत अली का प्रॉब्लम ये है कि वो बल्ले के निशान वाले फैसले का हिस्सा थी, उस बेंच का हिस्सा थी जो काजी फ़ाइज़ा और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने दिया था। और वो अब मुख्तलिफ तरीक़ों से जस्टिस मुसरत अली जो हैं वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि चूँकि PTI फरीक नहीं थी, इलेक्शन में थी ही नहीं, ये नहीं कह रही कि क्यों नहीं थी, वो कह रहे हैं इलेक्शन में जीती नहीं है, पार्लियामेंट में नहीं आई, तो इसलिए इसको कोई जज नहीं कर सकता। और हालांकि इसका जवाब भी उस फैसले में मौजूद है, वो बिल्कुल इस फैसले में मौजूद है। और जस्टिस मुसरत अली ये बात मानने को तैयार नहीं कि बल्ले के निशान वाले उनके फैसले की वजह से इस मुल्क में ये सारा आईनी बहरान पैदा हुआ। और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर भी ये मानने को तैयार नहीं, बावजूद इसके कि उन्होंने 8 जुलाई के फैसले में लिखा कि सीटें PTI को जानी है। और इसके बावजूद भी ये कहीं नहीं तस्लीम किया जा रहा कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने गलत तशरीह की थी 12 जुलाई के फैसले की, और उसी बुनियाद पे जो है PTI को इलेक्शन से बाहर यहाँ पे एक छोटा सा सवाल, फिर मैं अदील भाई की तरफ जाता हूँ, वो ले लें। वैसे मुझे पता है मुब्तज़िल सवाल है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को किसी ने नहीं पूछना कि इतने अरसे से आप क्यों उसके ऊपर अंडे सींचने बैठे हुए थे, और आप या इसके बाद कोई उम्मीद को तवक्को रखी जा सकती है? इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा को अगर बुलाया जाता है और सिकंदर सुल्तान राजा कहता है कि मैडम मुसरत अली साहिबा और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब और काजी फ़ाइज़ा साहब, आपने जब बल्ले के निशान का जो फैसला दिया था वो आपने इतनी रात के दिया था, तो उसका मतलब तो ये निकाल रहा हमने कि जनाब ये PTI जो है कोई सियासी जमात नहीं है, तो हमने उम्मीदवारों को आपके उस बल्ले के निशान के फैसले की वजह से किया था, तो फिर क्या रह जाएगा, फिर क्या इज्जत रह जाएगी? जैसे मुसरत अली अपनी सफाइयाँ देंगी, नहीं हमारा ये मतलब नहीं था, तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन को भी बुला के नहीं पूछा जा रहा, सारे दी बचत हो जाए कि पता उनको यही है कि फिर उन्होंने कहना है कि बल्ले के निशान का फैसला आपने दिया था, हमसे क्या पूछ रहे हैं। अदील भाई ये जो रिव्यू है बड़ा ही लिमिटेड से स्कोप होता है, ये पहली दफा ही हम देख रहे हैं कि वो उलट जा रहे हैं फैसले। सर देखें, और आगे फिर तवक्को क्या रखें? पहले दिन से हम तो बात ये कर रहे हैं, जो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन है, कंपोजिशन है, जिस तरह बेंच तश्कील दिया गया है, उससे ही आप सवाल का जवाब आपका मिल जाता है। हाँ, ठीक कि आपने पहले जानबूझकर उन जजेस साहिबान को इस बेंच में शामिल नहीं किया जो आपको लगता था कि शायद इस मामले में भी, इस केस में भी शायद राय तब्दील कर देंगे बहुत सारे जजेस साहिबान की। पहली समाअत जब हुई 13 जजेस बैठे रज़ासानी पर, आपको मालूम है जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक जी, उन दोनों ने जो सवालात रखे थे पहली समाअत पर, उन सवालात से हमने देखा जस्टिस हाशिम काकड़ हों या दीगर नए आने वाले जजेस साहिबान, वो भी उनसे अग्री कर रहे थे उन सवालात से। सवाल क्या थे? जमाल खान मंदोखेल साहब जैसा जज भी पूछ रहा था कि भाई इलेक्शन कमीशन ने क्यों कर अमल दरामद नहीं किया, वो उठ कर गए हैं। अब आप देख लें, कोई एक सवाल भी नहीं पूछा गया इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद क्यों नहीं किया, वो बिल्कुल ही माइनस हो चुकी है चीज। अब यहाँ बताना अदील, ये जो 2 जज उठे हैं, आपने मेरी आपसे फोन पे उस दिन बात भी हो रही थी, वो जजों का फैसला जो भी उन्होंने किया है क्या आइंदा हिस्सा होगा? जी सर, ठीक, वो यानी जो फैसला होगा वो 13 बेंच का उनकी राय आ चुकी है। वो तो कल फैसल सिद्दीकी साहब ने राय तफन्नुन कहा कि मैं तो पहले ही 20 माइल जो है वो आगे चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे हक में 2 वोट पहले आ चुके हैं। वो अलग बात है, जो 11 है उनमें से उनको कितने मिलते हैं ये सोचने की बात है। जो बेंच की कंपोजिशन की मैं बात कर रहा था वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस वक्त भी आप देख लें, जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर तरीन जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस मुनीब अख्तर उनके बाद सीनियरिटी में आते हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला है, इन सबको बेंच में शामिल नहीं किया गया और जानबूझकर शामिल नहीं किया गया। ये अब ऐसी बात भी नहीं है कि हम बैठकर यहाँ पर अंदाजा लगा दें या तुक्का लगा दें, सबको मालूम है क्यों कर उनको शामिल नहीं किया गया। अगर उनको शामिल किया जाता तो शायद
ये जो आज यहाँ पर जस्टिस मुसर्रत इलाली साहिबा जिस तरह के सवालात रख रही हैं, इन सवालात को पूछने की नौबत ही ना आती। अव्वल तो इन जजेस साहिबान ने माजरत के साथ इस फैसले को ही नहीं पढ़ा जो भी 8 जजेस साहिबान ने 12 जुलाई को दिया था, और आज खुद जजेस तस्लीम भी कर रहे हैं कि भाई पहले हमारे सामने ये फैसला पढ़ें। जैसे सलाहुद्दीन पंवर जो नए जज आए हैं, उन्होंने भी आज कहा कि पहले फैसला पढ़ तो लें हमारे सामने, हमने नहीं पढ़ा हुआ, हमें नहीं मालूम। जस्टिस मुसर्रत इलाली इस तरह के सवालात कर रही हैं जो बिल्कुल बेसिक है। वो शायद अभी तक वो बैगेज, जैसे मती भाई कह रहे हैं कि अब बैगेज लेकर चल रही है 13 जनवरी का, और वो बड़ी उसमें पॉजेसिव है। जो 8 जजेस का फैसला है उसको वो डायरेक्टली हिट कर रही है। वो कह रही है कि वो फैसला नहीं है, वो बल्कि अमेंडमेंट है आइन के अंदर। उन 8 जजेस साहिबान ने जिस तरह ये कह दिया है कि वोट एक बुनियादी हक है, वो बुनियादी हक नहीं है। और दूसरा वो ये कह रही है जो 15 दिन की मोहलत 3 दिन से बढ़ाकर दे दी गई है, ये आइन को उन्होंने रीराइट किया, आइन को अमेंड किया। सही। अब जब इस माइंडसेट के साथ आप बैठी हैं और साथ आप ये भी कह रही हैं कि इन जजेस साहिबान ने हमारे 13 जनवरी के फैसले पर बातें की थी, ओपन कोर्ट में ये कह रही हैं, अपना माइंड डिस्क्लोज कर रही हैं, तो इसके पीछे क्या रह जाता है? तो बेंच की कंपोजिशन बहुत मैटर करती है आज के दौर में, बिलखुसूस 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो ये वाजे हो चुका है। बेंच बनेगा तो मालूम हो जाएगा फैसला क्या आएगा, और इसमें आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हबीब साहब। मैं इस पे आपका एक ओपिनियन पॉलिटिकल ये लेना चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे मती भाई, आप भी ट्विटर हम सभी देखते हैं, व्यूज भी करते हैं, लोग अब ये बात करते हैं कि सानू पता है फैसला की आना, साडा इंटरेस्ट ही नहीं है कि उन जज की रिमार्क्स क्या दे रहे हैं, वहां पे प्रोसीडिंग्स क्या चल रही हैं। सेकंड क्लास सिटीजन अपने आप को जब आम बंदा समझना शुरू हो जाए यहाँ पे, जस्ट बिकॉज दैट योर जुडिशियल सिस्टम इज नॉट डिलीवरिंग according to the law in perception of people, then what happens? देखिए, इसका मतलब तो यह है कि निज़ाम की मौत हो चुकी है। जिस निज़ाम में से अदलिया निकल जाए या उसके ऊपर भरोसा बाकी ना रहे, तो उसके बाद उस निज़ाम में बाकी चीज़ रह क्या जाती है? सिर्फ अदलिया ही तो एक तवाज़ुन पैदा करती है ना। लेकिन मैं पॉलिटिकली एक स्पेकुलेशन करना चाहता हूँ। प्लीज। वो ये है कि मैं अंदाज़ा लगाना चाहता हूँ, और दोनों सीनियर लोग मेरे साथ बैठे हैं, इनको साथ बिठा के ही मुझ में ये हिम्मत पैदा हुई। वो ये है कि 3 इम्कानी फैसले हो सकते हैं मती। एक, जैसे समीनुद्दीन वाला, उड़ा दो सब कुछ, जो उन्होंने पहले डिसमिस की थी, जो उनका इख्तलाफी नोट था। दूसरा जमाल खान मंदोखिल वाला कि जी 39 सीटें गिने पीटीआई की, और 39 में से इनको नशिस्तें दे दें, और एसआईसी की जो 41 है उनका कोई अंजाम नहीं। ठीक है, एक तो ये। और तीसरा ये इम्कान है कि ये फैसला बाकी रह जाए जो उनका 12 जुलाई वाला फैसला है। यही 3 इम्कान है ना। अच्छा, पहले इम्कान में तो अंदाजा होगा कि वही आप वाली बात कि हमें इंटरेस्ट ही नहीं है, कि अदलिया ने यही करना था। दूसरा और तीसरा इम्कान इसके पॉलिटिकल रिपरकशन से, वो क्या? आप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यकायक सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। अच्छा, उस सेंस ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी ना। अब आप जरा देखिए कि उसमें हो चाहे। अच्छा, बात ये कि उसके चांसेस कितने हैं, ये असल सवाल है जो हमें तो इनसे समझना चाहिए। जी मती भाई। देखिए, चांसेस तो मेरे ख्याल में ना तो जजों को लेने चाहिए, ना ही हम जैसे कोर्ट रिपोर्टर्स को चांसेस की बात करनी चाहिए, और ना ही सियासतदानों को। आइन की तशरीह कोई चांसेस का मामला नहीं होती। परफेक्ट। और ये जो हम चांसेस का अब सवाल उठ रहे हैं, इसकी वजह ये है कि जैसे कि अभी बकरम साहब ने कहा कि अब वो इदारे तो रहे ही नहीं कि जिनसे ऊपर लोग ये तवक्को करते हैं कि ये आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला होगा। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि अगर आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट नहीं करती और फिर आइनी बेंच नहीं करता, और ये पहला बड़ा इम्तिहान है आइनी बेंच का, 13 जजों के आइनी बेंच, इतने बड़े आइनी बेंच का ये पहला बड़ा इम्तिहान है कि अगर इस इम्तिहान से पास हो जाते हैं। सॉरी टू तो कट, इसमें दूसरा इम्तिहान। हाँ, पहले आइन की तशरीह कर चुके हैं फौजी अदालतों, वो फौजी अदालतों वाले नहीं, तशरीह तब होगी जब तफसीली फैसला आएगा। हाँ, ये शॉर्ट ऑर्डर जो है ना, ये मालूम नहीं इनके शॉर्ट ऑर्डर हैं या किन के शॉर्ट ऑर्डर हैं। शॉर्ट ऑर्डर तो कोई भी कर सकता है ना। जब जजमेंट आएगी तो पता चलेगा कि आइन की तशरीह कैसे की गई है, चाहे वो फौजी अदालतों की है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मखसूस नशस्तों वाला है, ये इतने बड़े आइनी बेंच का पहला बड़ा इम्तिहान है। ठीक है, सही है। तो अब वो आइन की तशरीह क्या होगी? आइन की तशरीह जो है पहले भी सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है, और ये जो आइनी बेंच है
इसको उससे बेहतर आईनी तशरीह करनी होगी, ये साबित करने के लिए कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत जो आईनी बेंच बनाए गए हैं ये पहले वाली सुप्रीम कोर्ट से बेहतर हैं। बेहतर। और वो बेहतर आईनी तशरीह क्या होगी? वो बेहतर आईनी तशरीह होगी इंसानी हकूक के नफाज की, फंडामेंटल राइट्स के नफाज की। और जब ये कुछ मुअज़्ज़ज़ जजेस कहते हैं कि वोट देने का हक बुनियादी हक नहीं है, तो मुझे उन जजेस पे हंसी आती है और मैं सोचता हूँ कि इनको जज किसने बनाया? माजरत के साथ, वोट क्या है? वोट एक एक्सप्रेशन है, वोट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वोट एक फंडामेंटल राइट है। वोट जो है राय है आपकी, वोट एक राय है ना। बिल्कुल। तो क्या आज़ादी राय नहीं है आर्टिकल 19 के तहत? बड़े बड़े फैसले हैं, ठीक है? दुनिया की अदालतों के बड़े बड़े अच्छा, फैसले। फिर कुछ जजेस कहते हैं कि नहीं जी ये फंडामेंटल राइट नहीं है। क्यों जी? इसलिए नहीं है कि वो जो 18 साल से कम वाला दे नहीं सकता। तो भाई फंडामेंटल राइट जो है वो 18 साल से कम वालों के भी कुछ राइट्स हैं और 18 साल से ज़्यादा वालों के भी कुछ राइट्स हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि जो 18 साल से कम वाला है उसको राय की आज़ादी नहीं है। क्या वो स्कूल में अपनी उस्तानी से सवाल नहीं कर सकता? ठीक है, क्या वो घर में अपने माँ बाप से बात नहीं कर सकता? क्या उसको आज़ादी नहीं है क्योंकि वो 18 साल से कम है? तो वोट भी तो एक राय की आज़ादी है ना, एक राय है। Absolutely. तो फिर ये जजेस जो है ये जिस माइंडसेट के साथ बैठे हुए हैं वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि इलेक्शन में जो कुछ अवाम के मैंडेट के साथ हुआ, जो फॉर्म 47 की शक्ल में हुआ, उसका बुनियादी इंसानी हकूक से कोई ताल्लुक नहीं है। और वैसे भी हम तो दूसरी तरफ देख रहे थे, हम तो ठंडे कमरों में अदालतों में बैठे थे, हमें क्या पता पीटीआई के साथ क्या हुआ। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जैसे जजेस पूछ रहे हैं कि पीटीआई वाले हमारे पास क्यों नहीं आए, हमें तो किसी ने नहीं बताया। भाई आप मरीख पे बैठे हुए हैं, आप इस मुल्क में नहीं रहते, आपको नहीं पता कि प्री पोल इंजीनियरिंग क्या होती है, आपको नहीं पता कि सियासी जमातों के कारकुनों के साथ क्या हुआ। आपने खुद उसके फरीक बने, आप खुद हिस्सेदार बने, आपने बल्ले का निशान छीना ये कह के कि आप एक पार्टी को सजा दे रहे हैं, जबकि वो सजा आप पार्टी को नहीं दे रहे थे, आप उन 12-13 करोड़ वोटरों को दे रहे थे कि जिन्होंने उस निशान की बुनियाद पे अपनी राय का इजहार करना था। और मती भाई इसका आपको इतना कॉमन सेंस नहीं है कि ये इंतखाबी निशान जो है ये वोटर के लिए होता है, किसी सियासी जमात के लिए नहीं होता। ये वोटर की आसानी के लिए ना। बिल्कुल ऐसे। और अगर उन्होंने फिर भी ढूंढ ढूंढ के निशान लगाए हैं तो आपको ये भी नहीं पता कि आपके इलेक्शन ट्राइब्यूनल नीचे क्या कर रहे हैं। अभी तक फॉर्म 45 और 47 की जो एक तनाज़ा है वो क्यों नहीं हल हुआ? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं पूछ रही? इधर बैठ के बातें ऐसे करते हैं कि जैसे पता नहीं वो मरीख पे बैठे हैं, उन्हें पता नहीं है पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ठंडे कमरों में बैठ के कहते हैं अच्छा हम तो आइन और कानून की बात करेंगे, तो जरा बाहर सड़कों पे निकल के देखें ना। तो हायर कोर्ट और लोअर कोर्ट पे जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, मिसाल के तौर पे वो जो 5 जजेस का खत है और कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल तय होना है, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसके बाद नीचे बाकी कोर्ट्स, इसका मतलब है कि फिर अगर यहाँ पे नाउमीदी या मायूसी तो फिर तो वो ट्रिकल डाउन करती 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 नीचे तक हर मतलब वो पूरा काबू है। देखिए नाउमीदी या मायूसी नहीं है, ये लोग नाउमीद या मायूस नहीं है। इन लोगों को ऊपर के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से कोई गर्ज नहीं है। ये आप जिन अदालतों की लोअर कोर्ट्स की बात कर रहे हैं ना, ये कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख के नहीं अपने फैसले कर रहे हैं। नहीं मैं इस सेंस में कह रहा था ये जो नीचे वाली अदालतें कर रही है ना वो आपके भी सामने और हमारे सामने भी है। ठीक है। काश के ये कुछ ऊपर जजों की तरफ देख के कोई इंस्पिरेशन लेते, चाहे गलती से। ये लोग कोई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। इनको किसी सिविल जज को कह दिया जाए ना कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को तलब करो, उसको भी नोटिस दे देंगे। कहने वाला जरा डाढ़ा होना चाहिए, कहेंगे आ जाओ चीफ जस्टिस साहब। तो आप क्या बात कर रहे हैं? लोअर कोर्ट में उम्मीदी ना उम्मीदी लोगों में पैदा हो रही है। लोगों की बात कर रहा हूं। अच्छा जो मुकला है, लोगों की बात कर रहा था मैं, अदालतों की बात नहीं कर रहा। इन द जुडिशियल सिस्टम लोगों का सुप्रीम कोर्ट से लेके हायर कोर्ट चले, अगर कोई ओवरसाइट उनकी लोअर कोर्ट पे हो सकती है, जब हायर कोर्ट में सीनियरिटी का प्रिंसिपल तहस नहस हो गया उसके बाद नीचे भी कुछ नहीं होगा। जब आपकी आईनी अदालत के जज ही दरखास्तदार बन जाए, ठीक है, और उन जजों का लिखा हुआ खत जो है उसको आप पढ़ने की इजाजत ही ना दें सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मतलब जजों की जो सजा है वो भी पढ़ने की इजाजत ना मिले, जजों के वकील को भी ना बात करने की इजाजत मिले, खत पढ़ने की इजाजत मिले, या उनका कोई स्टेटमेंट जो आया एडिशनल स्टेटमेंट वो पढ़ने की इजाजत मिले, तो लोग क्या तासुर लेंगे यार। इधर तो जज खुद इंसाफ मांग रहे हैं, किसी को क्या इंसाफ देंगे? वो सुने ना आपने, ये मुंसफ तो खुद भी कह दिए हैं हमें इंसाफ क्या देंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, इन्होंने अपने साथी जजों के साथ जो किया है, इसके बाद ये 13-14 करोड़ वोटर जो हैं ये मखसूस नशस्तों के केस में क्या तवक्को करते हैं इनसे? इनको भी पता है क्या होने जा रहे हैं। जिस मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ हो उस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट जो आइन और कानून के फैसले देती है, और जज कह रहे हो हमें तो पता ही नहीं है।
अब तो तनख्वाहें भी इनकी 25 लाख 30 लाख हो गई हैं, अब तो इन्हें बिल्कुल नहीं नजर आएगा। अब तो इन्हें मुझे लगता है सुनाई भी कुछ नहीं देगा, पहले तो नजर नहीं आ रहा था ना। तो हमें कोई तवक्को नहीं है मखसूस नशस्तों के केस में कि कोई ऐसा फैसला होगा कि जिससे वोटर का जो राइट है वो इस्टेब्लिश होगा और सियासी जमात के जो राइट्स हैं आर्टिकल 17 के तहत वो इस्टेब्लिश होंगे। और जिनसे आपको पता है अगर इन्होंने ये फैसला दे दिया, जो फर्स्ट ऑप्शन जिसको आप कह रहे थे कि 12 जुलाई का फैसला दुरुस्त है, तो इसका मतलब पता क्या होगा, ये बहुत सारे जजेस जिन्होंने बल्ले के निशान वाले फैसले दिए ना जी, फिर इनको रिजाइन करना पड़ेगा। जस्टिस मुसर्रत अल आली, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, इनको रिजाइन करना पड़ेगा क्योंकि उस फैसले में 12 जुलाई वाला फैसला है उसमें कहा गया कि इलेक्शन कमिशन ने आइन की गलत तशरीह की, हमारे फैसले की गलत तशरीह की, उसके खिलाफ तो इन्हें अदालत की कार्रवाई होगी। नहीं, काजी फाइज ईसा ने भी उसने भी माना, 11 जजेस ने कहा कि गलत तशरीह की, 11 जजेस ने कहा कि पीटीआई पार्टी है उसको कुछ सीटें दे दें, 11 ने कहा। तो उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन के अपने ओहदे पे रह सकते हैं, और अगर इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया तो इन्हें अदालत की कार्रवाई शुरू की गई, तो क्या वो नहीं सब कुछ बोल देगा जैसा रावलपिंडी का कमिश्नर बोल पड़ा? जो महफिल सजी हुई है वो सारी फिर बर्खास्त हो जाएगी। अदील भाई, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे जरा बताइएगा, वो जो 190 मिलियन पाउंड वाला मामला, पहले वो चीफ जस्टिस साहब, कायम मकाम चीफ जस्टिस साहब वो बुलाते हैं, फिर वो एक दिन देते हैं, फिर वो दूसरे दिन नहीं आते, फिर तीसरा देते हैं, अब 5 जुलाई दिया हुआ, कोई उम्मीद आपको है? नहीं सर, उम्मीद तो कोई नजर नहीं आती। 5 जुलाई 5 जून को भी नहीं कोई ज्यादा से ज्यादा फिक्स हो जाएगा। अगर कल भी बात कर रहे थे इनके ही प्रोग्राम में कि वहां से अगर सस्पेंड भी कर दी जाती है सजा, तो कौन सा बाहर आ जाना है? वो और बहुत केस देखिए, और बहुत सारे केसेस हैं इस वक्त। तो चीज ये है कि कोर्ट्स ऑपरेट किस तरह कर रही हैं। अभी आप बात कर रहे थे लोअर कोर्ट्स की, ये हमारे सामने बड़ा अच्छा टेस्ट केस है इन्हीं 6 जजेस का खत जब इन्होंने लिखा था, उस वक्त जो एक रिएक्शन काजी साहब को देना था उन्होंने नहीं दिया, मंसूर अली शाह साहब ने दिया था एक तकरीर करके वहां पर लाहौर के अंदर, और उन्होंने एक फायरवॉल की बात की थी। और उस एक तकरीर के बाद आपको याद होगा कुछ अरसे के लिए चीफ जस्टिस थे शहजाद मलिक साहब, उन्होंने उस पर बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी थी। और उसी के तनाजुर में एक जज थे अब्बास साहब, उन्होंने एक खत भी लिख दिया था, और फिर नजर आ रहा था कॉन्फिडेंस आ रहा है जजेस में, क्योंकि कॉन्फिडेंस ऊपर से आया है। कमिंग चीफ जस्टिस जो थे, अपकमिंग चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने एक लाइन दी फायरवॉल की, उसको नीचे वाले चीफ जस्टिस ने लिया, और उसके बाद उससे नीचे वाले जजेस ने उस पर बाकायदा तौर पर अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया। वहां से फिर चीजें रिवर्स बैक होना शुरू हुई, और हमारे ही इन जजेस साहिबान ने उसमें सहूलतकारी की। मादरत के साथ काजी फाइज ईसा साहब ने जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के उस सोच को या उस एक पूरे सिनेरियो को उन्होंने तब्दील किया, और फिर हमने देखा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जजेस साहिबान हैं, आमिर फारूक साहब ने जिस तरह का किरदार अदा किया, ये बहुत सारी चीज़ें फिर अब उन्हों को नवाजा जाता है। कई जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है सजा के तौर पर, जैसा कि शहजाद मलिक साहब हैं, कई जजों को नवाज के लाया गया जैसा कि आमिर फारूक साहब हैं, के सारा बनता है 6 जजेस के खत का, बुनियाद वो बना था। अगर उस 6 जजेस के खत के ऊपर ही ये सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जजेस साहिबान सीरियसली कुछ कर देते तो शायद आज हम ये बहस ना कर रहे होते, ये 26वीं आईनी तरमीम भी लाने की नौबत ना आती, हिम्मत ही ना होती किसी की लाने की, क्योंकि सहूलतकारी हमेशा अंदर से आई है, सुप्रीम कोर्ट से आई है। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब के केसेस की। इमरान खान साहब ने अपना जवाब जमा करवाया सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें वो ये कहते हैं कि क्योंकि इन जजेस साहिबान ने मुझे कुछ रिलीफ दिया है तो अब इनको उस पर पकड़ा जा रहा है और इनके सामने मुकदमात नहीं लग रहे। तो ये सारी बहस शुरू होती है उस 6 जजेस के खत के ऊपर। वहां से अगर आप लोग उसको पकड़ लेते, हमारी जुडिशरी पकड़ लेती, तो शायद ये बहस ना होती। अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बहस ये चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। आज एक लॉ ऑफिसर से मेरी बात हो रही थी, तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर जस्टिस डोगर नहीं है तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब तो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, वो आ जाएंगे। वो उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो या अफरीदी पार्ट 2 हैं। अच्छा। तो चीज़ें तो अब ऐसी ही चलेंगी। अब इमरान खान साहब के केसेस हों, नवाज शरीफ के केसेस हों, जिसके भी केसेस हों, जो बड़ा घर चाहेगा उसके केसेस लगेंगे और उनमें फैसले भी आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। हबीब साहब एक भरपूर तरीके से मायूस हबीब साहब ने हमें तो बुलवा दिया, खुद नहीं बोल रहे। मैं आप लोगों की गुफ्तगू इतनी दिलचस्प है, और फिर आप चूंकि बरह रास्त समात का माशाल्लाह आप वो उसके शाहिद भी हैं, तारीख आपके सामने बन रही है या बिगड़ रही है हर 2 सूरतों में। तो मैं तो उस वक्त से ये सोच रहा हूँ कि जब 26वीं आईनी तरमीम के बाद मेरा तो बिल्कुल सोचा समझा ओपिनियन है कि अदालत की खुद मुख्तारी किस्सा पारीना हो चुकी है। exactly. अब ये दीगर महकमों की तरह एक महकमा है, इसको ये कहना कि ये एक इदारा है, वो अब इस पे लफ्ज़ जो है वो उसके मिसदाक अब कम से कम अदलिया तो नज़र नहीं आती। अब यहाँ से आगे बढ़े, क्या पाकिस्तान के अंदर
अब जो जजेस हैं जो मुझे दिखाई देते हैं, मैं मेरे हर जज के बारे में मैं एक हुस्न ज़न रखता हूँ। हैं? हाँ, अच्छा। कि जब तक के वो रिटायर ना हो जाए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि किसी भी टाइम ज़मीर कि शायद किसी वक्त कुछ आ जाए, शायद ज़मीर किसी जाग वक्त जाए। कुछ ख्याल आ जाए। अब मिसाल के तौर पे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में मैं आखिर तक ये सोचता रहा कि शायद ये जो 26वीं तरमीम वाला मामला जो इस शख्स ने सरीहन नाइंसाफ़ी की, इस शख्स ने दस्तूर को डिस्टॉर्ट किया, उस शख्स को वो शायद आखिरी दिन भी वो ठीक हो जाता। लेकिन आप देखें कि उसको हदायत नहीं मिली और 26वीं आईनी तरमीम का रास्ता हमवार करके गया। जजेस से तवक्को तो हर वक्त रहती है कि अच्छी रहनी चाहिए, लेकिन जो हालात आप लोग बता रहे हैं उन्हें देख के पॉलिटिकल क्वेश्चन ना कि इमरान खान साहब, वो जो हमें जेल से पता चलता है कि आप अदालतों को आज़ाद कर दें, मेरे केसेस आप मेरिट पे लगा दें, ओपन कोर्ट्स में लगें और उसके बाद उनका नथारा हो जाए, जो होगा सबके सामने होगा, बनती है सज़ा तो रहेगी, नहीं बनती तो उड़ जाएगी। अदलिया की आज़ादी फिर जो होती है ना, अदलिया की आज़ादी दो जगह से आती है, एक खारिज से, एक दाखिल से। दाखिल है जज का अपने अंदर कि वो कहाँ खड़ा हो सकता है। मैं एक ऐसे जज साहब के बारे में मुझे अब पता चला कि यहीं एक साहब रावलपिंडी में काम करते हैं। उन साहब को उनके दोस्त ने कहा कि सख्त गर्मी है तो मैं आपको छोड़ देता हूँ आपके घर तक। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो ज़ाहिर है कहीं मेहमान थे, तो उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा साथ में कि जनाब ज़रा आप इन्हें छोड़ दें। वो ड्राइवर के साथ थोड़ी दूर बाहर निकले और ड्राइवर को कहा बेटा थैंक यू वेरी मच, बस मुझे बस स्टॉप पे उतार दे, और वो बस पे बैठ के घर चले। कौन? जज एक साहब? जज अच्छा, जी। ये किस ज़माने की बात नहीं कर इस ज़माने की बात, इस ज़माने की बात। दिल जलाने और की बात करते हैं। दिलचस्प बात यह है, एक सिविल जज। और अच्छा। मैं ये वाकया सुन के मैंने कहा यार ऐसे लोग भी तो मौजूद हैं। हाँ, अब ऐसे लोग हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में मौजूद हैं, ये क्वेश्चन नहीं है सर जो मौजूद हैं। तो मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। अभी रिसेंटली एक मौके पर बात हुई, तो जो जजेस साहिबान जो आवाज़ उठा रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद, या मौजूदा जो अदलिया को जी। जिस तरह दबाया जा रहा है, जिनके ऊपर बहुत सारे लोगों की उम्मीदें हैं कि ये जज कुछ करेंगे, वो करते भी रहते हैं, उनको जब मौका मिलता है फैसला दे देते हैं। अब रिसेंटली एक जज साहब की जानिब से बात आई, मैं नाम नहीं लूँगा, वो भी कहते हैं कि भाई हम पे ना रहना, हमारी जानिब से अब कुछ नहीं हो सकता, अब जो भी होना है वो बाहर से ही होना है। बाहर से मुराद सियासत से ही होना है, जो पार्लिमान है वहाँ से ही होना है। जजेस साहिबान जो अंदर बैठे थे, जो कुछ आवाज़ उठा रहे थे, अब वो भी खामोश हो गए, उन्हें भी अब रियलाइज हो एक चुका तो जो कमज़ोर आदमी है ना उसको जज नहीं होना चाहिए। है। जैसे जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब थे, जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं। जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब एक दफ़ा एक मजलिस में लाहौर में, उनके एक अज़ीज़ उमर अताब बंदयाल साहब के वहीं पे मौजूद थे, तो उन्होंने बड़े फ़ख्र से अपना तारुफ कराया कि मेरा और बंदयाल साहब का ये ताल्लुक़ है। तो वहाँ पे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, आप सब सारे जानते हैं, पाकिस्तान के एक दो चार ही बड़े बिजनेसमैन। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे इस रिश्तेदार के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी क्या? ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि जिसकी इंतहा नहीं, मैं वो कोट भी नहीं कर सकता। और क्या करें, मैं तो हर व्लॉग में ये मिसाल देता हूँ कि अच्छा, जैसा आप करते हैं ना वैसा भरते भी हैं। जैसे मंसूर अली शाह ने जनरल बाजवा को 6 महीने की एक्सटेंशन दी थी, एक ऐसी एक्सटेंशन जो कानून में भी नहीं थी। हाँ ठीक। और जब वक्त आया तो आइन में होते हुए भी हाँ, सीनियरिटी की बेस पे चीफ जस्टिस नहीं बन नहीं सके, बन सकते। आइन तरमीम हो गया। बहरहाल मैं एक छोटी सी बात जरूर करना चाहूँगा कि देखें, बात सिर्फ अदलिया की आज़ादी की नहीं है। टू बी फेयर, सिर्फ जजों को हम जितना मर्जी बुरा भला कह दें, इस मुल्क को जजों ने चलाना नहीं होता। आइन के 3 बड़े सतून हैं, जिनमें एक मुकन्नना है पार्लियामेंट, एक हुकूमत है एग्जेक्टिव जो कि मुंतखब हुकूमत होनी चाहिए, और तीसरी अदलिया है। मगर अदलिया उस वक्त आज़ाद होती हैं जब आपकी हुकूमत अपने फैसलों में आज़ाद हो, जब आपकी पार्लियामेंट अपनी आइन साजी में आज़ाद हो, जब आपकी अदलिया फिर आज़ाद होती है। और उसके बाद क्या ज़रूरी है? मीडिया की आज़ादी, सहाफ़त जो है वो आज़ाद हो। ये सारे चारों जो इदारे हैं ना, इन चारों की जो आज़ादी है वो एक दूसरे से मशरूत है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है।
नहीं मती भाई देखिए मैं- ये इख्तिलाफी बहुत नोट जरूरी है है। मेरा। मेरा भी और इख्तिलाफी इसमें नोट है। आपको एक इख्तिलाफी मिसाल दूं, नोट। मैं आपको एक मिसाल दूं ना, मैं हाँ। छोटी सी आपको एक प्लीज। मिसाल दूं कि देखें, जो अदलिया में मामलात आते हैं वो ज़्यादातर हुकूमत के ख़िलाफ़ होते हैं, पार्लियामेंट के कानून साजी के ख़िलाफ़ होते हैं, मीडिया की ट्रांसग्रेशंस के ख़िलाफ़ होते हैं, ठीक है। तो अगर पार्लियामेंट जो है वो फैसले अगर ऐसा करती है, जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे कोई ऐसा आइन बनाते हैं जी कि जो वो समझते हैं ज़रूरी है और अवाम या कोई स्टेक होल्डर समझता है ये गलत है, हमारे इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, तो अदलिया अगर उसकी तशरीह कर देती है ना, तो जो जेन्युइन मुंतखब पार्लियामेंट होती है वो उस फैसले का एहतराम करती है। बट व्हाट इन केसेस ऑफ मार्शल लॉज, मुकन्ना आज़ाद थी, एग्जीक्यूटिव भी आज़ाद था, नहीं, उधर नहीं, से नहीं। एक ताले आज़मा आया मार्शल में तो और ये अदलिया ने मार्शल में तो आइन होता ही नहीं है। सिचुएशन जब है, वो लगा। तो सबवर्जन नहीं है। नहीं, मार्शल में तो आइन होता ही नहीं है। होता नहीं, ही नहीं उसको होता, क्या मैं कह रहा हूँ मिसाल जब है? मार्शल लॉ लगा उसको किसने नहीं, वो कवर ये दिया, all ठीक है, together अदलिया। अलग चीज़। मैं आपको वो बताऊं, एक all together जब अलग चीज़। पॉलिटिशियन different को नहीं आप है, ब्लेम सर। करते हैं ना, पॉलिटिशियन को दुरुस्त ब्लेम करते हैं, लेकिन देखें आपको याद है कि लाहौर मोटरवे पे खातून का बच्चों के सामने रेप हुआ, सियालकोट जी, मोटर। उस पे हाँ सियालकोट पे मोटरवे के जी जी ऊपर। मोटर। तो उमर शेख साहब एक पुलिस के जी, अफसर थे, वो बिल्कुल। टेलीफोन पे आए नेशनल टेलीविजन जी, पे जी, और जी। कहा ये खातून आधी रात को मोटरवे पे क्यों क्या निकली? कर क्यों रही थी? निकली? इसको कहते हैं ना विक्टिम ब्लेमिंग। हाँ। तो मैं पॉलिटिशियंस को भी उस खातून से उसका मुआवजा करूंगा कि पॉलिटिशियन ठीक है, अगर आप लाखों वोट का मैंडेट लेते हैं तो फिर आपको बुज़दिल नहीं होना चाहिए, फिर आपको खड़ा होना चाहिए और आपका गिरबान अवाम को पकड़ना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, मैं फिर भी ये समझता हूँ कि जिनके हाथ में बंदूक होती है वो सबसे बड़े मुजरम होते हैं, जो कि एक तो अब्यूज़ करते हैं विक्टिम को, और फिर उमर शेख जैसे हम जैसे तजयकार बैठ के उन्हीं सियासतदानों को कहते हैं कि भाई ये लोग खुद ही ऐसे हैं। फिर जब जज फैसला देते हैं तो हम कहते हैं जजों का कसूर है। फिर जब मीडिया देखे ना, उनको वैसे कंडोन कोई बहस भी नहीं कर दूसरी रहा। तरफ कंडोन चली कोई जाएगी। नहीं, जब आप बहस उनको दूसरी तरफ चली जाएगी। साइड में रख के मतीउल्लाह साहब, दूसरों को तनकीद हाँ। करते हैं तो वो कंडोन हो जाते हैं। आप पहले उन्हें डिस्कस करें, मती ये ऐसा बहुत नहीं, जरूरी मती है। ऐसा नहीं। जज जो है वो एक हायर पेडिस्टल पे होता है। जज के सामने सिर्फ दो रास्ते होते हैं, उसकी गर्दन कटे या वो इंसाफ करे। नहीं, ये आप फौजियों देखिए, वाला, अब ये ऐसा फौजियों ना वाली करें। गर्दन नहीं, नहीं होती दुनिया में ऐसा कि ना जिसने करें। मरना है या ऐसा ना मारना है। करें। आप नहीं, जज अमीन साहब जो मेरी है, बात सुनें। जज साहब नीमे द्रू नीमे ब्रू नहीं रह सकते। नहीं, आप जज साहब देखें, आप जज बन रहे हैं ना, इस तरह ना करें। भाई, मैं जज कैसे आपको बने? एक बात बताऊं, ये हमें मानना पड़ेगा कि जज जो है उनके पास कोई फोर्स नहीं होती, कोई असला नहीं होता, वो गन पॉइंट पे अपने फैसलों पे अमल दरामद नहीं करा सकते। जो जज के अखलाकी मयार आप मुकर्रर कर रहे हैं, ये उस माशरे के लिए है जहाँ पे हुकूमतें, पार्लियामेंट, मीडिया आज़ाद हो और माशरे के अंदर भी वैल्यू हो, तो वहाँ पे जज से आप गिरबान पकड़ सकते हैं कि तुम्हें तो मर जाना चाहिए। और जज शर्म से अपने आप को मार भी देते हैं मुहज़्ज़ब ममालिक में, लेकिन उन ममालिक में जहाँ पे सोसाइटी का उन पे प्रेशर होता है, किसी इस्टेब्लिशमेंट का नहीं होता। ऑपरेटिव पार्ट तो है। आप इस तरह जज को आइसोलेशन में ना, खला में आप जज को इतना अच्छा, महान वैसे मत बनाएं। जज को आप पहले अपने सियासतदानों को, अपनी इस्टेब्लिशमेंट को, अपने पार्लियामेंट को जवाबदेह बनाएं और जज को फिर आखिर में जवाबदेह बनाएं, क्योंकि उसके पास कोई ताकत नहीं है, कोई गन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है बहरहाल, कि जिससे ये वो बात अपने फैसलों आप- पे ये अमल बात करा जस्टिस सकते हैं। नसीम हसन शाह भी किया हमेशा करते आपने हैं। option तो जजों का होता है, बड़ा exactly अच्छा ये वाली मुकदमा लड़ा है। ऑप्शन हम होता है उसके पास जजों डिजाइन। को ज्यादा बेहतर देखना चाहते हैं, उन्हें आजाद देखना चाहते हैं। और देखिए, आइडियल जज वही है जिस आदमी के दिल में, जिस आदमी का कलेजा नहीं है ना, वो जज ना बने, सर वो घर बैठे। देखें सर, उसको सियासतदान भी नहीं होना चाहिए, जिसका बिल्कुल नहीं कलेजा होना चाहिए। उसको सहाफ़ी भी नहीं उसको होना सहाफ़ी चाहिए, भी नहीं होना चाहिए। उसको जो है वज़ीर आज़म भी नहीं होना जी। चाहिए। तो हमें ये ठीक। सारों के लिए तो मयार भाई रखना चाहिए। जज के सिर्फ लिए ये म्यार बदर्जे जब औला है। सारों का मयार गिर जाए जज के लिए तो सिर्फ जज के लिए हम ये जज मयार के नहीं लिए रख ये सकते। म्यार मेरा ये बदर्जे पॉइंट औला है। है, क्योंकि उस शख्स के पास तनाज़ात को तय करने की सलाहियत है। ओ, तनाज़ात और यहाँ बनाने पे वाले खुद कौन तनाज़ा है? का हिस्सा बने। तनाज़ात Closing बनाने remarks. वाले कौन है? अदील भाई क्लोजिंग रिमार्क्स। सर बात बिल्कुल दुरुस्त है, दोनों दुरुस्त बात कर रहे हैं। मैं ये जरूर कहूंगा तुसी भी कि ठीक कह रहे हो, तुसी भी जजेस ठीक कह रहे हो। साहिबान- ये नहीं, जबान मंदो खेल फार्मूला। जजेस साहिबान के हवाले से मैं ये जरूर कहूंगा कि बेशक सबको ठीक होना चाहिए, मगर जिस पेडेस्टल पे वो बैठे हैं ना सर, उनके पास एक ऑप्शन तो है कि अगर नहीं कर सकते छोड़ इंसाफ दो। तो घर चले जाए। घर चले जाए। यार एक घर जाते हुए रीजन देने की भी जरूरत ना हो जिस जज में नहीं, कि तो मैं फिर क्यों ये- इस्तीफा दे रहा हूँ। सर, उस देखिए ना- माशरे में आप जज को क्या कह रहे हैं? नहीं भाई, सर, इस्तीफा फर्स्ट तो- प्लेस जज बनता क्यों सर मेरी है? बात सुने, अगर क्या वो इतना compromise एक है। सेकंड सर, क्या शहबाज शरीफ को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? क्या आसफ जरदारी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए?
क्या पार्लियामेंटेरियन को इस्तीफा नहीं देना चाहिए जो पार्लियामेंट में बैठे हैं? क्या उन सहाफियों को एक सेकंड मुंतखब नुमाइंदे में और एक जज में बहुत सर मेरी बात कौन से मुंतखब की बात कर रहे हैं? मैं लॉर्ड कहते हैं, अब आप मुंतखब कह रहे हैं, अब आप मुंतखब कह रहे हैं। लॉर्ड कहते हैं, उसकी कुर्सी ऊंची होती है, उसके सामने सर झुकाया मेरी जाता है। बात सुने, नहीं मैं मेरी बात सुने, हम जब बात करते हैं ना जज के लिए मयार मुकर्रर करते हैं, तो जज मैंने पहले भी कहा कोई खला में नहीं होता, वो मयार जो होता है प्रोपोर्शनेट टू मयार ऑफ सोसाइटी। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। अब 2018 में खान साहब कैसे आए? अब मैं हबीब अकरम से अगर ये पूछूं कि वह सही इलेक्शन था, बिल्कुल नहीं ठीक था। इलेक्शन था, बिल्कुल ठीक इलेक्शन था। अच्छा मेरी बात मैंने सुनिए। वो ग्राउंड पे कवर सर किया एक था। सेकंड सर, मैं आपने एक ग्राउंड मोर्चे पे पे कवर किया ना, पूरी जंग तो नहीं कवर की पूरी ना। जंग कवर की थी, सर, आप ये कमाल मत कर रहे हैं। छोड़िए, जितनी बात सीट करें। बन रही कमाल थी करें। उसके हमारा बाद प्रॉब्लम अच्छा, ये है कि भाई हम 2024 के इलेक्शन की बात करते हैं, 2018 के इलेक्शन की बात नहीं करते। मेरा ख्याल हम जज की बात करते हैं लेकिन सियासतदानों की बात नहीं एक बहुत करते। बड़ा ब्रश हाथ में पकड़ा हुआ और उसे सबको पेंट करते चले नहीं नहीं, ये पेंट नहीं है, नहीं आप पेंट कर रहे ये हैं ना, तारीख आपने है। 2018 के हबीब साहब ये इलेक्शन को- तारीख है, क्या बात कर रहे हैं कैसी आप? बात कर रहे हैं 2018 क्या के बात कर रहे हैं? ये इलेक्शन को? आप तारीख कह रहे हैं कि है। जाली था। क्या जनरल मतलब आपने बाजवा, कमाल कर क्या दिया। जनरल बाजवा भाई जनरल और बाजवा जनरल के फैज कहने जो से करते इलेक्शन रहे में- वो ठीक था। जनरल बाजवा ने इलेक्शन में जालसाजी की, एक सीट पे की जिसका उसने एतराफ किया, ओहो सर ये और वो एतराफ किया। अच्छा जिसने हजार एतराफ से नहीं किया वो अच्छा नहीं था। प्री पोल रैगिंग उसमें थी सर, ये जिस मत वक्त करो। फैज भाई, साहब- प्री जिस पोल वक्त रैगिंग फैज का साहब मैंने आज तक जिस कभी वक्त फैज अपनी- साहब डीजीसी थे देखिए बाजवा और लोगों की बाजवा वो साहब एक सेकंड चेंज करवा रहे थे ना। इलेक्शन की बात है, मैंने कभी प्री पोल रिगिंग का कभी जिक्र नहीं किया, ना अपनी वो रिपोर्टिंग आपका में सर- हाँ, ना ठीक। लिखने में। क्यों नहीं किया सर? मैं प्री पोल रिगिंग को रिगिंग समझता ही नहीं। अच्छा प्री पोल चाहे वो एजेंसियां भी जो करें, मर्जी कर रहे हो, मैं चाहे वो इसको- एजेंसियां मैं उस करें। बहस में पढ़ता ही नहीं। अच्छा मेरा क्यों नहीं काम पढ़ते ये है- सर? वजह मैं बताएं। आपको वो इस पे एक अलग से हम गुफ्तगू अलग करेंगे से कि क्यों प्री सर? पोल ये रिगिंग सारी क्या है। जुड़ी हुई ये चीजें सर। भाई सिंपल सी बात यह है कि मेरा काम है कि मैं इलेक्शन से पहले देखूं कि लोग क्या सोच रहे हैं, मैं उसके बाद इलेक्शन का दिन देखूं और उसके बाद इलेक्शन के नताइज देखूं। मैं आपको You're talking ये about the बात- survey, ना? जी आई एम टॉकिंग अबाउट साइंटिफिक थिंग्स। अच्छा बस वो ठीक Verifiable। चले उस सेंस में, लेकिन आपने मतलब वो जो आपने पार्टियां एकदम तब्दील ही कह हुई दिया कि वो इलेक्शन जाली उस था। वक्त डीजीसी वो जनरल इलेक्शन फैज बिल्कुल अब जाली बात ये मैं क्योंकि साइंटिस्ट नहीं हूं तो मैं साइंटिफिकली तो नहीं बात करूंगा। साइंटिस्ट भी हम में से कोई भी नहीं है और सिचुएशन ऐसी है जैसी है, वो बड़ी खोल के रख दी है तमाम मेहमानों ने। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।